नमस्कार। दक्षिण एशिया एक ऐसा इलाका जो नक्शे पर तो एकदम जुड़ा हुआ दिखता है, लेकिन हकीकत में शायद दुनिया के सबसे बटे हुए क्षेत्रों में से एक है। आज हम कुछ दिलचस्प स्रोतों के जरिए इसी पहेली को, इसी विरोधाभास को समझने की कोशिश करेंगे। ये एक बेहतरीन सवाल है, क्योंकि जब हम दक्षिण एशिया की बात करते हैं तो हम सिर्फ भूगोल की बात नहीं कर रहे। सही बात है। उत्तर में हिमालय की एक मजबूत दीवार है और तीन तरफ से समंदर। तो इस भौगोलिक एकता के बावजूद अंदर की जो तस्वीर है वो बहुत उलझी हुई है। तो चलिए आज इसी उलझन की परतें खुलते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले ये समझते हैं कि जब हम दक्षिण एशिया कहते हैं तो हमारा मतलब किन देशों से है। आमतौर पर इसमें 7 देश गिने जाते हैं: बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। अच्छा। हाँ, कभी कभी अफगानिस्तान और म्यांमार को भी इसमें शामिल कर लिया जाता है, लेकिन हमारे स्रोत इन 7 देशों पर ही फोकस करते हैं। और एक बात जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी, चीन इतना बड़ा पड़ोसी है पर उसे दक्षिण एशिया का हिस्सा नहीं माना जाता। नहीं, उसे नहीं माना जाता। ये जो भौगोलिक सीमाएं हैं, हिमालय और समंदर, ये इस इलाके को एक अनोखी भाषाई और सांस्कृतिक पहचान देती हैं, जो इसे बाकी एशिया से थोड़ा अलग करती हैं। और शायद यही पहचान यहाँ की राजनीति को और भी जटिल बना देती है। बिल्कुल। आप सोचिए, एक ही फ्रेम में क्या क्या है। हाँ। भारत है जो दुनिया का सबसे बड़ा और काफी हद तक एक स्थिर लोकतंत्र है। फिर उसके ठीक बगल में पाकिस्तान और बांग्लादेश हैं, जहाँ की राजनीति में लोकतंत्र और फौजी हुकूमत के बीच एक लुका छिपी का खेल सा चलता रहा है। सही का। और फिर नेपाल और भूटान को देखिए, जिन्होंने हाल ही में राजशाही का चोला उतारकर लोकतंत्र को अपनाया है। और मालदीव भी है, जो एक सल्तनत हुआ करता था और अब एक गणतंत्र है। मतलब एक ही पड़ोस में इतनी अलग अलग तरह की राजनीतिक व्यवस्थाएं। हाँ, ये बहुत अनोखा है। लेकिन मुझे इन स्रोतों में एक बात पढ़कर बहुत हैरानी हुई। हम अक्सर ये सुनते हैं कि लोकतंत्र सिर्फ अमीर और पढ़े लिखे देशों में ही कामयाब होता है। हाँ, ये एक आम धारणा है। पर यहाँ के एक सर्वे के आंकड़े इस पूरी धारणा को ही पलट देते हैं। अच्छा। सर्वे बताता है कि इस इलाके के 5 बड़े देशों में, चाहे वो अमीर हो या गरीब, शहरी हो या ग्रामीण, ज्यादातर लोग लोकतंत्र को ही किसी भी दूसरी शासन प्रणाली से बेहतर मानते हैं। ये एक बहुत ही मजबूत पॉइंट है। ये दिखाता है कि लोकतंत्र की चाहत कोई पश्चिमी चीज नहीं है, ये एक इंसानी आकांक्षा है। और इसी आकांक्षा ने इस क्षेत्र में कुछ बहुत बड़े बदलावों को जन्म दिया है ना। हाँ, बिल्कुल। तो ये जो लोकतंत्र की चाहत है, इसका सबसे ताजा और ड्रामेटिक उदाहरण शायद नेपाल में देखने को मिला। हाँ, नेपाल की कहानी वाकई में किसी फिल्म की तरह लगती है। एक हिंदू राजशाही से एक सेक्युलर गणराज्य बनने तक का सफर। नेपाल की कहानी असल में बहुत जटिल है। हमारे स्रोत इसे एक त्रिकोणीय संघर्ष के रूप में दिखाते हैं। त्रिकोणीय संघर्ष मतलब 3 ताकतें थीं। एक कोने में थे राजा और उनकी सेना, जो अपनी सत्ता छोड़ना नहीं चाहते थे। ठीक है। दूसरे कोने में थी लोकतंत्र समर्थक पार्टियां और तीसरे कोने में थे माओवादी, जो राजशाही को जड़ से ही उखाड़ फेंकना चाहते थे। और ये तीनों आपस में लड़ रहे थे। सालों तक लड़ते रहे और फिर एक मोड़ आया जब राजा ने संसद को ही भंग कर दिया। उन्हें लगा कि इससे उनकी ताकत बढ़ जाएगी, पर हुआ इसका ठीक उल्टा। अच्छा, वो कैसे? राजा के इस कदम ने उनके 2 सबसे बड़े दुश्मनों, लोकतंत्र समर्थकों और माओवादियों को एक साथ आने पर मजबूर कर दिया। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये एक ऐतिहासिक गठबंधन था। 2006 में 7 पार्टी अलायंस और माओवादियों ने मिलकर पूरे देश में ऐसा आंदोलन खड़ा किया कि राजा को घुटने टेकने पड़े। और फिर संसद बहाल हुई। हाँ, पर यह सिर्फ संसद की बहाली नहीं थी, ये एक तरह से राजशाही के ताबूत में आखिरी कील थी। 2008 में राजतंत्र को पूरी तरह खत्म कर दिया गया और 2015 में नेपाल ने अपना नया संविधान अपनाया। ये कहानी दिखाती है कि जब लोग एकजुट हो जाएं तो बड़ी से बड़ी सत्ता को भी झुकना पड़ता है। तो नेपाल की कहानी दिखाती है कि कैसे लोग मिलकर सत्ता बदल सकते हैं। लेकिन हमारे स्रोत एक और कहानी बताते हैं जो ठीक इसके उलट है, श्रीलंका की। वहां 1948 में आजादी के बाद से लोकतंत्र तो था, पर देश दशकों तक गृह युद्ध की आग में जलता रहा। ये विरोधाभास क्यों? श्रीलंका का मामला इस बात का एक बहुत दुखद उदाहरण है कि कैसे लोकतंत्र होने के बावजूद एक देश जातीय संघर्ष में फंस सकता है। और ये संघर्ष किसके बीच था? यहाँ लड़ाई बहुसंख्यक सिंगली समुदाय और अल्पसंख्यक तमिल समुदाय के बीच थी।
सिंघली राष्ट्रवादियों का मानना था कि श्रीलंका सिर्फ उनका है और उन्होंने तमिलों की भाषा और संस्कृति को हाशिए पर धकेलना शुरू कर दिया। और इसी भेदभाव की प्रतिक्रिया में एक हिंसक आंदोलन ने जन्म लिया। हाँ, इसी के जवाब में तमिलों ने अपने लिए एक अलग देश तमिल ईलम की मांग उठाई और इस मांग को लेकर लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम यानी LTTE या लिट्टे ने एक सशस्त्र संघर्ष छेड़ दिया। और ये बहुत लंबा चला, है ना? करीब 3 दशक तक। इस संघर्ष में भारत की भी एक भूमिका रही। 1987 में भारत ने शांति स्थापित करने के लिए अपनी सेना भेजी थी, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स IPKF। हाँ, पर वो मिशन कामयाब नहीं हो पाया। IPKF को दोनों तरफ से विरोध का सामना करना पड़ा और 1989 में उसे वापस बुला लिया गया। और फिर इस युद्ध का अंत कैसे हुआ? आखिरकार 2009 में श्रीलंकाई सेना ने एक बहुत बड़े और क्रूर सैन्य अभियान में लिट्टे को पूरी तरह खत्म कर दिया। युद्ध तो समाप्त हो गया, लेकिन इसके जख्म आज भी वहां के समाज में बहुत गहरे हैं। तो एक तरफ नेपाल का बदलाव है और दूसरी तरफ श्रीलंका का संघर्ष। लेकिन हमारे स्रोत 2 ऐसे छोटे देशों का भी जिक्र करते हैं जहां बदलाव बहुत शांति से आया। आप भूटान और मालदीव की बात कर रही हैं। हाँ, पहले भूटान की बात करते हैं। वहां की कहानी तो मतलब अविश्वसनीय लगती है। भूटान का मामला वाकई में पूरी दुनिया में अनोखा है। बिल्कुल। वहां 2008 में देश संवैधानिक राजतंत्र बना, लेकिन किसी जन आंदोलन के दबाव में नहीं। यही तो अनोखी बात है। मतलब जहां पूरी दुनिया में लोग राजशाही के खिलाफ लड़ते हैं, वहां राजा ने खुद अपनी ताकत कम कर दी। हाँ, स्रोत बताते हैं कि यह वहां के राजा की दूरदर्शिता थी। उन्होंने महसूस किया कि भविष्य लोकतंत्र का है और उन्होंने खुद इस बदलाव की अगुवाई की। कमाल है। ये ऊपर से शुरू हुआ एक शांतिपूर्ण परिवर्तन था और भारत के साथ भूटान के रिश्ते हमेशा से बहुत अच्छे रहे हैं। अच्छा, और मालदीव? वहां तो सल्तनत से लेकर लोकतंत्र और फिर बाहरी हमले तक सब कुछ हुआ है। मालदीव की यात्रा भी कम दिलचस्प नहीं है। 1968 तक ये एक सल्तनत था, फिर गणतंत्र बना, लेकिन असली बदलाव 2005 के बाद आया, जब वहां मल्टी पार्टी सिस्टम को अपनाया गया। पर यहाँ एक घटना का जिक्र जरूरी है। 1988 में श्रीलंका से कुछ भाड़े के तमिल लड़ाकों ने मालदीव पर कब्जा करने की कोशिश की थी। और तब भारत ने मदद की थी, सही है? हाँ, बिल्कुल। मालदीव सरकार के अनुरोध पर भारत ने बहुत तेजी से सैन्य कार्रवाई की और हमलावरों को खदेड़ दिया। इसने दोनों देशों के बीच संबंधों को बहुत मजबूती दी। लेकिन क्या इस तरह के हस्तक्षेप से भारत पर एक बिग ब्रदर जैसा बर्ताव करने का आरोप नहीं लगता? ये सवाल इस क्षेत्र में हमेशा उठता है। भारत के आकार और ताकत की वजह से उसके पड़ोसियों में ये डर या कहिए आशंका हमेशा बनी रहती है। तो ये एक बहुत नाजुक संतुलन है। बहुत नाजुक। कुछ मामलों में भारत पर दखल अंदाजी का आरोप लगता है, तो कुछ मामलों में जैसे मालदीव में उसके हस्तक्षेप को एक रक्षक के तौर पर देखा जाता है। इन सभी देशों की अपनी अपनी चुनौतियां हैं, लेकिन जब हम पूरे दक्षिण एशिया को एक साथ देखते हैं तो एक दरार साफ नजर आती है जो सब पर भारी पड़ती है। भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच का तनाव, जब हम इसकी जड़ में जाते हैं तो 4 मुख्य बातें सामने आती हैं। ये कोई एक मुद्दा नहीं है, बल्कि एक उलझा हुआ जाल है। सबसे बड़ा और सबसे पुराना कांटा तो कश्मीर का है, जो 1947 के बंटवारे के समय से ही हाँ, तभी से दोनों देशों के बीच संघर्ष की वजह बना हुआ है। इसी को लेकर बड़ी लड़ाइयां हो चुकी हैं। 1947-48, 1965, 1971 और फिर 1999 में कारगिल। और इस पुराने जख्म के ऊपर परमाणु हथियारों का एक बहुत खतरनाक साया है। बिल्कुल। 1998 में जब दोनों देशों ने परमाणु परीक्षण किए तो इस लड़ाई का स्तर ही बदल गया। अब यह सिर्फ 2 देशों की लड़ाई नहीं रही, ये पूरी दुनिया के लिए एक चिंता का सबब बन गई। ये तो वे 2 मुद्दे। तीसरा मुद्दा सीमा पार आतंकवाद का है, जिसमें भारत लगातार पाकिस्तान पर कश्मीरी अलगाववादियों को ट्रेनिंग, पैसा और हथियार देने का आरोप लगाता रहा है। और चौथा मुद्दा पानी का है। हाँ, और मजे की बात यह है कि सिंधु नदी के जल बंटवारे को लेकर 1960 में जो सिंधु जल संधि हुई थी, वो इतने युद्धों और तनाव के बावजूद आज तक नहीं टूटी है। ये तो वाकई में एक हैरान करने वाली बात है। ये शायद इस क्षेत्र में सहयोग का सबसे मजबूत और सबसे अनदेखा उदाहरण है। लेकिन फिर भी पानी के इस्तेमाल को लेकर खींचतान बनी रहती है। तो पाकिस्तान के अलावा भारत के दूसरे पड़ोसियों के साथ भी रिश्ते काफी मिले जुले से हैं। मिले जुले से हैं, ये बिल्कुल सही शब्द है। नेपाल को ही लीजिए। हाँ।
एक तरफ भारत पर नेपाल के अंदरूनी मामलों में दखल देने का आरोप लगता है, जिससे नाराजगी पैदा होती है। वहीं दूसरी तरफ दोनों देशों के बीच खुली सीमा है, लोगों का आना जाना है, गहरे व्यापारिक और सांस्कृतिक रिश्ते हैं। यही हाल बांग्लादेश के साथ भी है ना? हाँ। गंगा ब्रह्मपुत्र के पानी का बंटवारा एक पुराना विवाद है, लेकिन साथ ही आर्थिक संबंध बहुत मजबूत हो रहे हैं और भारत की एक्ट ईस्ट नीति में बांग्लादेश एक अहम भागीदार है। और श्रीलंका के साथ भी यही पैटर्न है। तमिल संघर्ष में भारत की भूमिका को लेकर अतीत में कुछ कड़वाहट रही है, लेकिन दूसरी तरफ दोनों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। इस पूरी तस्वीर में सिर्फ भूटान एक अपवाद है, जिसके साथ भारत के रिश्ते बिना किसी विवाद के बहुत मजबूत हैं। हाँ, बहुत ही सहज और मजबूत है। तो इतने तनाव, इतने उतार चढ़ाव के बीच क्या इन देशों ने मिलकर सहयोग करने की कोई बड़ी कोशिश की है? कोशिश तो हुई थी और एक बहुत बड़े विजन के साथ हुई थी। आप सार्क की बात कर रही हैं? हाँ, 1985 में साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन यानी दक्षेश बनाया गया। मकसद था कि यूरोपियन यूनियन की तरह इस क्षेत्र के देश भी मिलकर तरक्की करेंगे। पर ऐसा हो नहीं पाया। सार्क आज लगभग बेअसर सा लगता है। इसका सबसे बड़ा कारण भारत पाकिस्तान की दुश्मनी है। इस एक झगड़े ने पूरे संगठन को बंधक बना लिया है। ये तो ऐसा हुआ कि परिवार के लोग एक छत के नीचे तो हैं, पर आपस में बात ही नहीं करते। बिल्कुल यही स्थिति है। क्षमता बहुत है, पर आपसी झगड़ों ने सब कुछ रोक रखा है। लेकिन शायद जहां राजनीति नाकाम हुई, वहां व्यापार ने एक रास्ता दिखाने की कोशिश की। मैं साफ्टा की बात कर रहा हूं। हाँ, 2004 में साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया अग्रीमेंट पे दस्तखत हुए। इसके पीछे सोच यही थी कि अगर देशों के बीच व्यापार बढ़ेगा, आर्थिक रिश्ते मजबूत होंगे, तो शायद राजनीतिक दूरियां भी कम हो जाएंगे। एग्जैक्टली। ये एक उम्मीद की किरण है, लेकिन इसकी रफ्तार भी बहुत धीमी रही है। अब थोड़ा इस क्षेत्र के बाहर देखते हैं। यहाँ के खेल में दो बड़े बाहरी खिलाड़ी भी हैं, चीन और अमेरिका। उनका क्या असर पड़ रहा है? दोनों का असर बहुत गहरा है और बढ़ता जा रहा है। चीन को देखें तो पाकिस्तान के साथ उसकी दोस्ती तो जग जाहिर है, लेकिन अब वो सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित नहीं है। वो पूरे दक्षिण एशिया में बंदरगाह, सड़कें और पावर प्लांट बनाने में भारी निवेश कर रहा है। श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, सब जगह उसका प्रभाव बढ़ रहा है। और भारत के साथ भी चीन के आर्थिक रिश्ते बहुत गहरे हैं, सीमा पर तनाव के बावजूद। हाँ, ये एक और विरोधाभास है। दोनों देशों के बीच व्यापार बहुत बड़ा है। और अमेरिका? अब अमेरिका की बात करें तो शीत युद्ध के बाद उसकी भूमिका बदली है। अब वो भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ अच्छे रिश्ते रखता है और अक्सर दोनों के बीच तनाव कम करने में एक मध्यस्थ का काम करता है। अमेरिका की इतनी दिलचस्पी क्यों है इस क्षेत्र में? दो बड़ी वजह है। एक, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई, और दूसरी, इस क्षेत्र का बहुत बड़ा बाजार और यहाँ की विशाल आबादी। अमेरिका इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहता है ताकि उसके आर्थिक हित सुरक्षित रहें। तो इन सभी स्रोतों को खंगालने के बाद हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जहां से हमने शुरू किया था। दक्षिण एशिया एक चौराहे पर खड़ा है। बिल्कुल, हमारे स्रोत यही तस्वीर पेश करते हैं। एक रास्ता उन पुरानी समस्याओं की तरफ जाता है, सीमा विवाद, नदियों का झगड़ा, गरीबी, राजनीतिक अस्थिरता और आतंकवाद का खतरा। और इन सब की जड़ में है आपसी भरोसे की कमी, गहरी कमी। लेकिन एक दूसरा रास्ता भी है जो संभावनाओं से भरा है। हाँ, और वो संभावनाएं बहुत बड़ी हैं। इस क्षेत्र के लोगों में लोकतंत्र के लिए एक मजबूत चाहत है जो हमने देखी। यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है, एक तेजी से बढ़ता हुआ बाजार है, और इन सब से बढ़कर एक साझा इतिहास और संस्कृति है जो इन देशों को जोड़ सकती है। तो हमारे स्रोत एक अंतिम सवाल के साथ हमें छोड़ जाते हैं जिस पर इस पूरे क्षेत्र का भविष्य टिका है। वो सवाल ये है कि क्या दक्षिण एशिया अपने पुराने सीमा विवादों, नदी जल के झगड़ों और जाति संघर्षों के जाल में ही फंसा रहेगा, या क्या ये अपनी साझा संस्कृति और व्यापारिक हितों को पहचानकर यूरोपियन संघ या आसियान की तरह एक मजबूत क्षेत्रीय ताकत के रूप में उभरेगा? इसका जवाब भविष्य में है, और ये इस पर निर्भर करेगा कि यहाँ के लोग और उनके नेता कौन